हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम के नियम के अंतर्गत एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को निकाला था। आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, बीमा। दूसरा टॉपिक होगा कूलाम नियम का सदिश रूप। तीसरा टॉपिक होगा कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य और लास्ट टॉपिक होगा बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट हम साथ में लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसके साथ आप देख सकते हैं इसका यूनिट इंक्लूड है। फिर हम इसका मात्रक भी पा रहे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हम इसकी बीमा देखेंगे। किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए बेहतर होता है कि हम उसको फार्मूले से निकालें। तो हमें पता है कि F = कांस्टेंट Q1 Q2 R² होता है। अगर हम देखें तो ये कूलाम स्क्वायर है और यहाँ हमें इसको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट को कूलाम स्क्वायर, ये वाली न्यूटन हो जाएगा। जब हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 F Q1 Q2 R²। यहाँ हम देख रहे हैं इस एप्सिलॉन नॉट को हम निकालना है इसके बीमा डायमेंशन को। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन होगा देखेंगे हम डायमेंशन। Q1 Q2 मीन्स कूलाम स्क्वायर, F मीन्स न्यूटन और R² मीन्स मीटर स्क्वायर। अब हम देखें कूलाम का AP होता है IT से, तो हो जाएगा A²T²। न्यूटन का बल का मात्रक होता है, हम जानते हैं ml T⁻² होता है और L मीटर स्क्वायर है तो L² हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m−1 1 and 2 3 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, T⁴ एंड A²। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा। तो कभी भी यूनिट से आप निकालें, यूनिट प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेन फार्मूले को देखें और वहां से निकालने की कोशिश करें, डायमेंशन निकल जाता है। तो वैल्यू आपने देखा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसमें इंक्लूड है और ये यूनिट इसमें इंक्लूड है और ये इसका डायमेंशन हो गया। अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम का नियम हम जानते ही हैं, उसको हम सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम जानेंगे। ये एक्सिस ड्रा किया जा रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कूलाम नियम में जो चार्ज हमने लिया था Q1 और Q2, उसको हम यहां लेंगे Q1 एंड Q2। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे डिस्टेंस Q1 की ओरिजिन से R1 और Q2 की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी हम उसको R2 ले लेंगे। दिस इज R2। अब इस Q2 के डायरेक्शन में जो हम लेंगे इसका डायरेक्शन हो जाएगा 1 2 और यहां इसका डायरेक्शन लेंगे 2 1। और जो बल होता है कूलाम नियम में, जो बल निकाला जाता है उसे हम ध्यान से देखें। Q2 Q1 पर बल आरोपित करेगा और Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा।
तो अगर हम देखें ऐसे आवेश Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित वैद्युत बल या वैद्युत बल, यही लिख लेते हैं वैद्युत बल, दैट इज F 1 पर 2 Q1 पर Q2 द्वारा है। तो हमें पता है एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 Q2 अपान R12 ले सकते हैं और R12 के दिशा में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है दिस इज यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर। ये R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार सिमिलरली हम Q2 पर Q1 द्वारा बल निकाल सकते हैं। Q1 द्वारा आरोपित बल हम निकाल सकते हैं जो कि F21 होगा, वंस अगेन कांस्टेंट Q1 Q2 अपान R21 एंड यूनिट वेक्टर 21। तो ये Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल है, ये Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल है। अब हम अगर फिगर को ध्यान से देखें तो जो R12 और R21 है, ये दोनों का जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो बराबर होता है, लेकिन इनके डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि R12 एवं R21 परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, अतः R12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -R21। ये लिखा जा सकता है। रिजल्टेंट से डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इसे नेगेटिव साइन ले लेते हैं। इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें या रिप्लेस करें तो हम पाएंगे कि F12 इक्वल टू -F21। आप ध्यान से देखें, जो इसके अगर इसके जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमें ये वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। तो F12 का वैल्यू जो होगा -F21 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अगर कहीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालना हो तो आप उसको इस फार्मूले से निकालेंगे, इतना ध्यान देंगे, इस फार्मूले से उसको निकाला जाएगा। तो ये सदिश रूप है और यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है, अर्थात जो दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसका कूलाम नियम पूरी तरह से पालन करता है। तो ये था कूलाम नियम का सदिश रूप। अब हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कूलाम नियम का महत्वपूर्ण तथ्य। जो थर्ड टॉपिक है वो कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमने देखा कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R² कूलाम का नियम है। तो ये नियम क्या बताता है तो इसे देखें। पहला पॉइंट कि जो कूलाम का नियम है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। जो डिस्कशन किया गया था कूलाम नियम में उसमें आप ध्यान से
देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में कूलाम ने बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कूलाम नियम में कि यह जो बल होता है वो स्थिर आवेश पर लागू होता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है कूलाम। दूसरा है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। आप यहां देख सकते हैं 1/r² दिख रहा है। जो F प्रोपोर्शनल है वो 1/r² के है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, दो आवेशों के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है उनके बीच लगने वाला बल वैसे वैसे कम होता जाता है। सिर्फ कम नहीं बल्कि बहुत तेजी से कम होता है, बिकॉज जो R है वो स्क्वायर फॉर्म में है, वर्ग के फॉर्म में है, व्युत्क्रम है, तो ये कहलाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम। इट मीन्स दूरी के बढ़ने के साथ साथ जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उसका मान बहुत तेजी से घटता है। अगला पॉइंट जो कूलाम के नियम का है, कूलाम का नियम जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻15 मीटर तक से कम दूरी पर भी कार्य करता है और इससे अधिक दूरी पर भी काम करता है। कहने के लिए तो ऐसा भी बताया गया है कि 10⁻⁻10 से लगभग किलोमीटर की रेंज में कूलाम्स लॉ फॉलो करता है, लेकिन ज्यादातर इसका अध्ययन कम दूरियों के लिए ही किया गया है। यहाँ पर 10⁻⁻10 है तो समझिए कणों के मध्य की दूरी है, और अगर 10⁻⁻15 हो गया तो नाभिक के बीच की दूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो नाभिक का आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो कूलाम का नियम यहाँ पर 10⁻⁻10 से किलोमीटर की रेंज में भी कार्य करता है, और नाभिकीय बल भी है कूलाम का नियम। यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में हालांकि कूलाम का जो नियम है वो कुछ उपेक्षित हो जाता है, पूरा फॉलो नहीं करता है। अगला पॉइंट है इसमें, ये बहुत कंपैरेटिव पॉइंट है कि जो कूलाम का नियम है स्थिर विद्युतिकी में कूलाम का नियम ठीक वैसा ही वर्क करता है जैसा कि मैकेनिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है। हमने पढ़ा भी होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा Fe अगर हम डिनोट करें तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। न्यूटन महोदय ने बताया था दो कणों के मध्य का बल, जिसको हम कैपिटल से G m1 × m2/r²। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्ज है, m1 m2 द्रव्यमान है, R सेम है यहाँ पर। तो जो रोल स्थिर विद्युतिकी में कूलाम के नियम का है, सेम वही रोल मैकेनिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो वस्तु होते हैं उनका कुछ मास होता है। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उनका एक द्रव्यमान भी होता है। जैसे अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें जिसका कोई चार्ज हो तो उसका द्रव्यमान भी होगा। तो द्रव्यमान पर अगर हम नियम निकालें, इसका बल निकालें, तो भी हमें प्राप्त होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, एक चीज हमने देखा यहाँ पर सिमिलरिटी कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में क्या है, सिर्फ अंतर आवेश और द्रव्यमान का है, लेकिन इसमें कुछ समानताएं भी हैं। यहाँ एक जैसे देखने के बाद इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। अब इसमें असमानताएं क्या हैं उसको देखते हैं। मतलब Fe एंड Fg में क्या असमानताएं हैं ये देखना है। समानता तो हमने देख लिया कि बस पोजीशन चेंज है, और समानताएं क्या है ध्यान से देखिए। जो Fe है, इट मींस कि जो वैद्युत बल है वो केवल आकर्षण, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण।
वैद्युत बल के विषय में हम जानते हैं कि यह आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। बट अगर हम Fg की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो केवल आकर्षण का होता है, इसमें कोई प्रतिकर्षण नहीं होता है। कोई प्रतिकर्षण, केवल आकर्षण होता है। नो एनी रिपल्सन। तो यहाँ पर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में हमने डिफरेंस देखा कि वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का होता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें केवल आकर्षण होता है। ये आपका पहला डिसिमिलरिटी है। और अगर हम दूसरा डिफरेंस देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल होता है दो आवेशों के मध्य का, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जानना चाहते हैं तो अगर हम देखें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग मान के चलिए नियरली इतना होता है। यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 पर 40 गुना ज्यादा होता है। आप समझ सकते हैं कि वैद्युत बल कितना प्रबल बल है। वैद्युत बल को प्रबल बल माना जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को क्षीण बल माना जाता है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान हम यहीं से लगा सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो वैद्युत बल होता है वो उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 पर 40 गुना ज्यादा होता है। ये दोनों में असमानताएं हैं। आपने देखा कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है। और वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो ये था कूलॉम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे हम देखेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुल आवेशों के मध्य बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझें, तब जाकर न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। बहुल का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब हम मान लें अब तक हम दो चार्ज ले रहे थे और उनके बीच बल का अध्ययन कर रहे थे। अब हम एक निकाय की बात करेंगे, एक सिस्टम की बात करेंगे और उस सिस्टम में मान लेंगे कि ढेर सारे आवेश हैं और सभी आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो उस बल का मान क्या होगा, किस बात पर निर्भर करेगा, यही हम अध्यारोपण के सिद्धांत में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि यह एक सिस्टम है और इस सिस्टम में अनेकों चार्ज हैं, Q2, Q3, Q4, Q5 और मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे करते हुए Qn। इसमें n चार्जेस हैं, n चार्ज है, इसमें सबको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे ढेर सारे चार्ज हैं। अब हम बात करना चाहें, सब एक एरिया में है। अब अगर हम बात करना चाहें इस एक आवेश की, तो सभी आवेश इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। सभी चार्ज जो हैं इस पर बल लगा रहे हैं। तो सभी आवेशों द्वारा जो उस पर लगने वाला बल है वो किस बात पर निर्भर करता है, यही हम बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, के अंतर्गत जानते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। किसी बहुत सारे जो आवेश होते हैं, सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि इस Q1 आवेश पर सभी आवेश कितना बल लगा रहे हैं, तो जो भी बल लगाएंगे इन सब के द्वारा इस पर लगने वाले बल का हम सम निकालेंगे। अलजेब्रिक सम
मीन्स बीज गणितीय योग अर्थात चिन्ह सहित मान। तो यहाँ तो हमने सभी बल सभी आवेशों को सेम चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज में ले लिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें Q1 पर समस्त आवेशों द्वारा लगने वाला बल, अगर हम उसको F मान लें तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये F21 दूसरे द्वारा पहले पर प्लस F31 तीसरे द्वारा पहले पर प्लस F41 चौथे आवेश द्वारा पहले पर प्लस डॉट 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 प्लस Qn1 लास्ट द्वारा पहले पर। तो जितने भी आवेश होते हैं सब उस पर कोई ना कुछ बल लगाते हैं। सभी आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले बल के परिमाण बल को निकालते हैं और फिर उसका ब्रेक सम कर देते हैं, मतलब चिन्ह सहित योग कर लेते हैं। तो वह किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल हो जाता है। अब अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में, उसे हम बाहर कर दें और देखें यहाँ पर Q1 Q3 अपान R31 हो सकता है प्लस Q1 कर लें Q4 R41 हो जाएगा प्लस Q1 अगर 5 हो तो 5 ले लेंगे, 3 हो तो 3 ले लेंगे, जो भी होगा सब ले लेंगे अपान ये 3 1 है 4 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 एंड प्लस कर देंगे डॉट 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 Q1 Qn अपान Rn1। ये सब जानते हैं हम लोग, स्क्वायर होता है तो सब क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। इसको हम शाब्दिक रूप में समझें कि किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल जो है अगर हमें निकालना है तो सब, जैसे Q1 इस पर लगाएगा, Qn भी 1 पर लगाएगा, Q4 भी, Q5 भी, Q3 भी, Q2 भी, जितने चार्ज होते हैं सब फोर्स लगाते हैं तो उनको हम निकालते हैं और फिर उसी को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाता है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। इस बात का बेहद ध्यान देंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम